हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एसएससी जेईई का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू अ अमीटर बाय कनेक्टिंग, यानी एक हम लोग के पास गैल्वेनोमीटर है, उसको हम लोग को बनाना क्या है, अमीटर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे? पहला दिया गया है एक लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे मीटर के क्रॉस, कि एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, कि एक प्योर इंडक्टर जोड़ा जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक कैपेसिटर जोड़ा जाएगा मीटर के साथ श्रेणी क्रम में। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो हमको ये मालूम है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर करंट का मेजरमेंट करता है, लेकिन बहुत हाई वैल्यू करंट का मापन ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमीटर का। ठीक, यानी गैल्वेनोमीटर से भी हम अमीटर बना सकते हैं, यानी एक प्रकार से रेंज का एक्सटेंड ही कर रहे हैं, हम रेंज को बढ़ा ही रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर था हम लोगों ने पढ़ा ना, शंट लगा देते हैं। तो शंट होता क्या है, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसको मीटर के साथ पैरेलल में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, यही हो जाएगा। जब आप लगाएंगे तो अब ये गैल्वेनोमीटर जो पहले रीड कर रहा था उससे अब इसकी रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी ये अधिक मान की धारा का मापन कर सकता है। ठीक, चलिए अब देखिए, याद रखिएगा एसएससी में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस में वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि बताओ शंट का मान कितना होगा। तो आरएसएच का सिंपल सा फार्मूला है RM अपॉन कैपिटल M माइनस 1। ठीक, जहाँ पे RM क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, कैपिटल M को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर बोल लीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, I अपॉन IM। इसका मतलब क्या, I का मतलब है वो धारा जो अब हमको मापनी है, जो रेंज बढ़ा चुकी है, और IM मतलब है मेजरिंग करंट जो मीटर हम लोग का पहले रीड कर रहा था। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, अक्रॉस का मतलब पैरेलल ही होता है, जोड़ने से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीलेटर यूज फॉलोइंग फीडबैक, यानी ऑक्सीलेटर किस फीडबैक पर कार्य करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव की दोनों फीडबैक। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर यूज किया जाता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए, और ये हमेशा पॉजिटिव फीडबैक पर कार्य करेगा। ऑक्सीलेटर हमेशा पॉजिटिव फीडबैक पर कार्य करेगा। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आप जो इनपुट दे रहे हो और उससे जो भी आउटपुट मिल रहा है, तो फीडबैक का मतलब है आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में दे दिया गया। अब अगर आपने जो फीडबैक दिया है उसकी वजह से आउटपुट में वृद्धि हो रही है, तब ये कहलाता हम लोग का पॉजिटिव फीडबैक, और इसमें फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0 डिग्री का। दैट्स मीन आपका इनपुट आउटपुट में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम फेज में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग मार्क करेंगे बी, पॉजिटिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ अ स्टीम लोकोमोटिव एन एवरेज कोल कंजप्शन पर किलोमीटर ऑफ रन इज अराउंड, यानी जब 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है, लोकोमोटिव चलाया जा रहा है, तो उस 1 किलोमीटर को चलाने के लिए कितने कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। पहला दिया गया है 25 से 30 किलोग्राम, कि 5 से 10 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम, या फिर 60 से 80 किलोग्राम। ठीक, तो ये तो याद करने वाला ही क्वेश्चन है। जब भी आपसे ये पूछा जाए तो कोल लोकोमोटिव जो है, जो कोयले से चल रहा है, उसमें आपका 25 से 30 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होगी उसको पर किलोमीटर रन कराने के लिए। यानी इतना कोयला जब आप जलाओगे तो उससे जो आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपकी गाड़ी को 1 किलोमीटर तक रन करा सकती है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स, यानी जो ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं। पहला दिया गया है कॉन्टिन्यूअस रेटिंग मोटर्स, एक कॉन्टिन्यूअस रेटिंग के मोटर होते हैं, या फिर मिनिमम रेटिंग के मोटर होते हैं, या फिर शॉर्ट टाइम रेटिंग के मोटर होते हैं, या फिर कोई सा भी मोटर हम प्रिफर कर सकते हैं। ठीक, ट्रेवलिंग क्रेन्स, तो जो ओवरहेड में
ट्रेवलिंग क्रेन्स यूज लाई जा रही हैं वो कॉन्टिन्यूस पर्पस के लिए नहीं होंगी। आपको लगातार कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं रखना होता है, केवल कुछ समय तक ही हमको आवश्यकता होती है कि किसी एक स्थान से सामान को उठाया गया और दूसरे स्थान पे रख दिया गया। तो उस केस में हम वहाँ पे शॉर्ट ड्यूटी या जिसको शॉर्ट रेटिंग, शॉर्ट ड्यूटी टाइम्स के मोटर प्रयोग में लाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव इज, यानी जो सबसे सस्ता आपका ड्राइव का मेथड है वो कौन सा है? बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव या फिर गियर ड्राइव। ठीक, तो ये भी याद करने वाला ही है क्वेश्चन, बेल्ट ड्राइव। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक, तो ये सब आपको मौखिक मालूम ही होना चाहिए। बेल्ट ड्राइव आपका लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, इसमें आपको बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होगी और इसकी सहायता से आप कई मशीनों को एक साथ ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स शुड बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, यानी आपका एक मोटर है उसमें स्टेटर के स्लॉट और रोटर के जो स्लॉट हैं आपस में उनमें क्या संबंध होना चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए कि बराबर नहीं होने चाहिए, कि कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉगिंग इफेक्ट, एक क्राउलिंग होता है, एक कॉगिंग होता है। तो यहाँ पे कॉगिंग की बात करते हैं। कॉगिंग का मतलब है मोटर का रुक रुक कर चलना, रोटेट तो कर रहा है मगर अटक जा रहा है, रुक रुक कर चल रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि अगर रोटर के जो स्लॉट्स हैं और जो स्टेटर के स्लॉट हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर बराबर हैं तब उस केस में आपकी कॉगिंग प्रोड्यूस होती है, कॉगिंग घटना हो जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कभी भी रोटर के स्लॉट और स्टेटर के स्लॉट्स आपस में बराबर ना हो, कभी भी ना हो, यानी नेवर, कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, यानी जो छादित ध्रुव इंडक्शन मोटर हैं उसके घूमने की दिशा आप कैसे बदलोगे? पहला ऑप्शन दिया गया है कैन नॉट बी रिवर्स अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर शिफ्टिंग द शेडिंग कॉइल फ्रॉम वन हाफ टू अनदर हाफ, मतलब जो आपकी शेडिंग कॉइल होती है, चलिए बना के समझते हैं। ये हो गया उसका रोटर और ये हो गए हम लोग के मेन पोल। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम काट देते हैं पोल को और उसमें लगा देते हैं शेडिंग कॉइल, कॉपर की कॉइल जिसको बोलते हैं शेडिंग कॉइल। हमेशा ये क्या होती है, दूसरे के अपोजिट में ही लगाई जाती हैं। तो इसकी वजह से सपोज दैट अगर हम लोग का ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक, अब इसकी डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना है, दैट्स मीन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, यही जो शेडेड कॉइल है इसको यहाँ से आप हटाइए और दूसरे हाफ पर कट करके यहाँ पे कॉइल को डाल दीजिए। तो अब क्या होगा, जो ये क्लॉकवाइज चल रहा था अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कि जब तक इसमें शेडिंग कॉइल की डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे तब तक आपका जो मोटर है उसकी घूमने दिशा बदलेगी नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एडिशन ऑफ ट्यूब्स द ट्रांसफार्मर टैंक इम्प्रूव्स हीट डिसिपिएशन कैपेसिटी बिकॉज ऑफ, यानी जब आप ट्यूब जिसको रेडिएटर बोलते हो ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जोड़ देते हो तो जो हीट डिसिपिएशन है वो क्या होता है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है। वो क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है एडिशनल कूलिंग सरफेस मिल जाता है, या फिर बी एडिशनल डिसिपिएशन रेडिएशन द्वारा होने लगता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एडिशनल डिसिपिएशन होता है कन्वेक्शन के द्वारा, या फिर एडिशनल डिसिपिएशन कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों के द्वारा होता है। ठीक, जब रेडिएटर लगा दिया जाता है तो वहाँ पे आपका जो हीट डिसिपिएशन है अब वो कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन दोनों की सहायता से होगा, जिसकी वजह से आपका उष्मा उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी और अब आपकी हीट क्या होगी, जल्दी जल्दी वातावरण में डिसिपिएट होने लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
द वॉशिंग मशीन जनरली एम्प्लॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल हो गया और रेलवेज के एग्जाम में कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन, इसमें सबसे पहला एक क्लियर बात कि इंडक्शन मोटर को प्रिफर करेंगे, लेकिन अब इंडक्शन मोटर में भी कई मोटर होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी कई मोटर होते हैं, उनमें कौन सा लगाएंगे हम, तो उसमें हम लोग चूज करते हैं रेजिस्टेंस स्प्लिट, रेजिस्टेंस स्प्लिट यानी प्रतिरोध विभक्त कला इंडक्शन मोटर, उसका प्रयोग करके हम लोग वॉशिंग मशीन को बनाते हैं। इसमें आपको ना बहुत अधिक टार्क की आवश्यकता होगी, ठीक, ना बहुत ही कम, मीडियम टार्क चाहिए, जो कि आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर आसानी से प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए वॉशिंग मशीन में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ही लगाए जाते हैं, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर टॉयज द प्रिफर्ड मोटर इज, यानी खिलौनों में कौन सा मोटर यूज में लाया जाता है, स्ट्रेट पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिलक्टेंस मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों के खिलौनों की बात हो रही है, तो टॉयज में भी आपको बहुत अधिक टार्क की आवश्यकता नहीं होगी, तो वहाँ पर भी हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जो दिया गया है उसमें हम लोग क्या चूज़ करेंगे, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। देखिए कोई फिक्स नहीं होता मोटर, मोटर आप जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, शेडेड पोल मोटर हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो शेडेड पोल मोटर है इसकी इफिशियंसी 5 से 35%, बहुत ही कम, 5 से 35% के बीच ही होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in a shaded pole induction motor locked rotor current is full load current, यानी एक आपका शेडेड पोल मोटर है जिसमें लॉक रोटर करंट, लॉक रोटर करंट का मतलब है आप सप्लाई दे रहे हो मगर मोटर रोटेट नहीं कर रहा है, रोटर उसका क्या किया गया है, लॉक किया गया है। तो उस कंडीशन में जो करंट होगी वो फुल लोड करंट का क्या होगी, उससे कम होगी कि उसके बराबर होगी कि उससे थोड़ा सा अधिक होगी या उससे कई गुना अधिक होगी। ठीक, तो शॉर्ट तो सर्किट हो नहीं रही है, केवल रोटर क्या हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है। तो रोटर जब लॉक्ड कंडीशन में है उस समय जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो ज़्यादा होगी फुल लोड करंट से, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी, केवल थोड़ी सी ही ज़्यादा होगी, दैट्स मीन स्लाइटली हाई, थोड़ा सा ही अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ मेंशन किया गया है, तो हम उसी को चूज करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल यूज फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ, ये तो पहली लाइन जो पूछा है वही अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोटर रेजिस्टेंस मेथड किस मोटर के साथ आप प्रिफर करोगे, तो रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मोटर केवल और केवल स्लिप रिंग मोटर में ही प्रयोग में लाई जा सकती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, ये रिड्यूस स्टार्टिंग टार्क को रिड्यूस कर देगा। बी लोअर इफिशिएंसी को घटा देगा और स्पीड रेगुलेशन को पुअर कर देगा, या फिर सी दोनों काम करेगा, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक, चलिए तो देखिए इंडक्शन मोटर में हम लोगों को प्रॉपर्टी मालूम होती है कि जो स्टार्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R2 के, दैट्स मीन रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो तो टार्क घटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो ड्रॉबैक नहीं हो, ये तो एडवांटेज हो गया एक प्रकार से। बट रेजिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से अब जो करंट I2 है, दैट्स मीन रोटर करंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिकल लॉस की बात करें, दैट्स मीन I2R लॉस की बात करें, तो ये लॉसेस भी अभी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और सबको मालूम है कि लॉसेस बढ़ने की वजह से किसी भी मशीन की इफिशिएंसी क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ड्रॉबैक क्या हुआ, इफिशिएंसी कम हो गई क्योंकि पावर लॉस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसमें पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज पुअर ड्यू टू, यानी एक ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर पुअर है
इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के कारण, या फिर ओपन सर्किट सेकेंडरी, या फिर लो प्राइमरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस, या फिर डी लो नो लोड करंट। ठीक, चलिए, तो अगर cos फाई जिसको बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर की बात की जाए, तो इसका पुअर होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे मशीन में इंडक्टेंस का इफेक्ट बढ़ जा रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस नेचर के कारण से पावर फैक्टर क्या होता है, लैग और पुअर होने लगता है, वैल्यू उसकी डिक्रीज करने लगती है। अब अगर इंडक्टेंस के कारण ऐसा हो रहा है तो हम लोग को मालूम है कि मशीन में जो ट्रांसफार्मर मशीन है इसमें आईम्यू करंट कहलाती है हम लोग की मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि फ्लक्स का प्रोडक्शन करती है, फ्लक्स का उत्पादन करती है। अब अगर आपका फ्लक्स सपोज दैट पहले 5 फेवर था तो आसानी से आपकी आईम्यू 5 एम्पियर मान लेते हैं, लेकिन अगर आपका फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, तो उस फ्लक्स को प्रोड्यूस कराने में जो करंट है उसका अमाउंट भी क्या होगा, कम लगने लगेगा, क्योंकि ऑरस्टेड के नियम से धारा से फ्लक्स आते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस है, दैट्स मीन ये जो कोर है इसकी चुंबकीय पदार्थ की बनी होगी, तो प्राइमरी बाइंडिंग से फ्लक्स आसानी से निकलकर अगर सेकेंडरी बाइंडिंग तक पहुंच रहे हैं तो आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपके बाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है, ठीक, ये ज़्यादा है तो आईम्यू का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आईम्यू का मान भाई, आईम्यू इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, ये तो x मतलब क्या है, रिएक्टेंस ही है बाइंडिंग का, तो रिएक्टेंस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हम लोग के आईम्यू को चेंज करने के लिए, और आईम्यू के चेंज होने का मतलब है कि आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर होने लगेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएफ प्रोड्यूस बाय द रोटर करंट ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, यानी जो रोटर है एमएफ उसमें प्रोड्यूस हो रहा है 3-फेज इंडक्शन मोटर में, वो कैसा होगा, रोटेट करेगा स्टेटर में एयर गैप में, या फिर स्टैंड स्टिल रहेगा स्टेटर एमएफ के रिस्पेक्ट में, या फिर रोटेट करेगा स्लिप स्पीड के साथ, या फिर डी ऑप्शन रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक, चलिए, अब देखिए, सबसे पहला तो स्टेटर अगर इसको मान लेते हैं और ये मान लेते हैं रोटर, स्टेटर और रोटर इसके बीच में जो खाली स्थान होता है, एयर गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरिम, यानी स्पेस। ठीक, इसी स्पेस में हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। हम लोगों को मालूम है कि 3-फेज सप्लाई से हमेशा प्रोड्यूस होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। अब ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर भी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्पीड हमेशा होती है कांस्टेंट, दैट्स मीन सिंक्रोनस स्पीड। अब वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब जो स्टेटर का एमएमएफ है वो भी आपकी एनएस से रोटेट कर रहा है, और जो रोटर का एमएमएफ है वो भी आपकी एनएस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है। रोटर एनआर से करेगा, बट यहाँ एमएमएफ की बात हो रही है, वो भी एनएस से ही करेगा। तो अगर कभी आप प्रैक्टिकल देखिएगा, ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन एक दिशा में चल रही हैं, दोनों की स्पीड अगर बराबर है तो आपको लगता है कोई भी ट्रेन नहीं चल रही, रुकी हुई है, यानी वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। स्टेटर के जो फ्लक्स हैं एमएफ हैं वो भी सेम एनएस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, और रोटर के भी एनएस स्पीड से कर रहे हैं। दोनों दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे, स्टेशनरी हम लोग को दिखाई पड़ेंगे, जो कि मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये स्टैंड स्टिल होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एमएफ। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In a 3-phase motor, the magnitude of back EMF set in a stator depends upon, यानी जो आपका सिंक्रोनस मोटर है उसमें बैक EMF किस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए, बैक EMF EB स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन स्पीड आर ऑलवेज कांस्टेंट।
हमेशा जितनी भी गतियाँ होंगी हमेशा क्या होंगी, स्थिर गति, आपको तुल्यकालिक गति ही मिलेगी। तो गति में चेंज होगा नहीं, तो बैक ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा फ्लक्स पर। अब ये फ्लक्स कहाँ से आएंगे, तो फ्लक्स हम लोग के आएंगे जब हम लोग रोटर में एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स मीन डीसी सप्लाई से। ठीक है, तो जब आप रोटर का एक्साइटेशन चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका बैक ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो ये आपका मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच मोटर कैन कन्वेंशनली ऑपरेट एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर, किस मोटर को आप लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। पहला दिया गया है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जी नहीं। वाउंड टाइप यानी स्लिप रिंग मोटर, बिल्कुल नहीं। सिंक्रोनस मोटर, या फिर डी दिया गया है डीसी शंट मोटर। ठीक, तो डीसी में तो कोई मतलब ही नहीं पावर फैक्टर का, हम यहाँ पे चूज करेंगे सिंक्रोनस मोटर को, जो कि आपका एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग लीड और लैग दोनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है। ठीक, अब हम लोगों ने एक और पढ़ा था स्राग्रे मोटर। स्राग्रे मोटर भी लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर काम करता है। पिछले प्रीवियस आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे हम लोग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज प्रिफर्ड ओवर कंसेंट्रिक बाइंडिंग एज इट। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग एक कंसेंट्रिक बाइंडिंग की जगह पर क्यों प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक, पहला दिया गया है क्योंकि ये रिड्यूस करेगी नॉइस को, या फिर मशीन की साइज को रिड्यूस कर देगी, या फिर अमाउंट ऑफ कॉपर को रिड्यूस करेगी, या फिर डी इम्प्रूव करेगी जो भी आपका वेव फॉर्म है उसको। ठीक, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको प्रिफर करते हैं हम लोग हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए। पहला जो इसका एडवांटेज है, हार्मोनिक्स कम हो जाएगी। हार्मोनिक्स कम होने का सीधा सा मतलब है कि सिग्नल में जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा था, विरूपण आ रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यानी आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यूज़ की तो डिस्टॉर्शन कम होने से जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेवफॉर्म आपको स्मूथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ प्रिफर करेंगे ऑप्शन नंबर हम डी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है ए ब्रेक टेस्ट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू विच डीसी मोटर, यानी किस डीसी मोटर के लिए जो ब्रेक टेस्ट है उसको प्रतिबंधित किया गया है या मना है। पहला है स्मॉल किलोवाट आउटपुट रेटिंग की मशीनों के लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए, या फिर कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो देखिए जो स्मॉल रेटिंग की मशीनें होती हैं, अब डीसी मशीन रेटिंग किस में होगी, किलोवाट में, तो जो स्मॉल किलोवाट की मशीनें होती हैं इनमें हम लोग ब्रेक टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप ब्रेक टेस्ट करेंगे तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और इस कंडीशन में धारा बहुत ज़्यादा होगी और आपके मोटर क्या है, जल सकती है। इसीलिए जो छोटी क्षमता की मोटरें हैं उसमें ब्रेक टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसमें पूछा गया है इन अ डीसी मशीन the armature binding are placed on the rotor because of the necessary fault, यानी किस आवश्यक कारण से आप जो बाइंडिंग है उसको आप रोटर पर प्लेस करते हो। पहला रीजन दिया गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए, या फिर जनरेटेड वोल्टेज के लिए, या फिर कम्यूटेशन के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टार्क के लिए। ठीक, तो देखिए जो डीसी मशीन है या डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं, ईएमएफ प्रोडक्शन की बात हो रही है तो उसमें होता क्या है, प्रोड्यूस क्या होती है हर जगह पर, एसी। ठीक, उस एसी को हमें चेंज करना होता है डीसी में, या फिर अगर मोटर की बात करें तो डीसी को चेंज करना होता है एसी में। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है एक रोटरी डिवाइस की सहायता से, एक रोटरी डिवाइसेस की सहायता से, और उसका नाम क्या है बंधु, तो उसका नाम क्या होता है, कम्यूटेटर। ये आपका रोटेटिंग डिवाइस है, घूमने वाली युक्ति है, तो घुमाना है आपको तब कहीं जाकर एसी डीसी या डीसी एसी में कन्वर्ट होगी। दैट्स वाई वी आर प्लेस्ड
बाइंडिंग ऑन रोटर, तो आपका जो रोटर होते हैं उन्हीं में आप क्या कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं और जुड़ जाती है वो किससे, कॉपर लेग की सहायता से कम्यूटेटर के साथ। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निग्लेक्टिंग लॉसेस, यानी लॉसेस को अगर निग्लेक्ट कर दिया जाए, इफ द पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली इज इक्वल टू द पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली, यानी एक ट्रांसफार्मर जिसमें अगर लॉस को निग्लेक्ट कर दिया गया है तो उसमें जो इंडक्टिवली पावर है और जो कंडक्टिवली पावर है दोनों बराबर अगर हो जाती हैं, ठीक, तो उस ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको बताना है कि टर्न रेशियो क्या होगा। ठीक, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। अब देखिए पूछा गया है कि आपको टर्न रेशियो बताओ और कंडीशन दी गई है कि पावर इंडक्टिवली, जो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर हो रही है वो बराबर है किसके, पावर कंडक्टिवली के, क्योंकि हमको ये मालूम है ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर इंडक्टिवली यानी प्रेरकीय रूप से और कंडक्टिवली मतलब चालकीय रूप से ट्रांसफर होती है। तो ये होता क्या है, 1 माइनस के पी टोटल, टोटल का 1 माइनस के हिस्सा किससे जाता है, इंडक्टिवली जाता है, एंड के पी टोटल कंडक्टिवली जाता है। ठीक, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के इज इक्वल टू के, ट्रांसफर कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 1/2, दैट्स मीन 0.5 और k इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर, तो आपको मिलेगा क्या, k की वैल्यू 0.5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन की गई है। ठीक, तो कितना छोटा सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर इस साइड देख लेते हैं। इफ इन अ ट्रांसफार्मर कोर अ मटेरियल हैविंग हाई रिलेक्टेंस पाथ, यानी अगर एक ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसका रिलेक्टेंस आप इंक्रीज कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, बट हैविंग द सेम हिस्टेरिसिस लूप, लेकिन जो उसका हिस्टेरिसिस लूप है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, आई एम विल इंक्रीज, आई एम का मतलब यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट से है, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी कि आपका आई डब्ल्यू दैट्स मीन वर्किंग करंट बढ़ जाएगी, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज हो जाएगी, या फिर दोनों धाराएं आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक, चलिए समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो बी एच लूप था, ठीक, सपोज दैट ये था, तो ये चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही अभी भी है, लेकिन चेंज क्या किया आपने, रिलेक्टेंस को, रिलेक्टेंस जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मैग्नेटिक मटेरियल विच कैन इजिली अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्या करेगी, विरोध करेगी, उसी का गुण को क्या बोला जाता है, रिलेक्टेंस यानी प्रत्याश बोला जाता है। अब इसको आप बढ़ा दे रहे हो तो क्या उसके अंदर से जितने फ्लक्स पहले जा रहे थे अब जा पाएंगे, नहीं, फ्लक्स का मान क्या होगा, कम। बट जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस, एक स्थिर पारस्परिक फ्लक्स युक्ति होती है, तो फ्लक्स तो चेंज होना नहीं है, फ्लक्स वही रहेगा, लेकिन रिलेक्टेंस आपने बढ़ा दिया है, तो उसी फ्लक्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक, फ्लक्स वही रखना है, फ्लक्स को प्राप्त करने के लिए फ्लक्स कहाँ से आते हैं, आई म्यू, दैट्स मीन मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन में आई एम से रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नेटाइजिंग करंट आपका क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, तभी आपका उस हाई रिलेक्टेंस वाली कोर से भी उसी क्षमता के साथ ट्रांसफार्मर आपका वर्क करता रहेगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, आई एम इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, एंड व्हाट अबाउट आई डब्ल्यू, यानी वर्किंग करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई चेंज नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड द इंसुलेटर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी चालक, कुचालक, अर्धचालक का जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पे किया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे किया गया है, कि एनर्जी बैंड गैप के अनुसार किया गया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो देखिए जब भी हम चालक, कुचालक, अर्धचालक की बात करते हैं तो हम वैलेंसी बैंड के द्वारा, कंडक्शन बैंड के द्वारा आसानी से उसमें डिफरेंस को जान जाते हैं। तो ये है क्या, एक्चुअल में ये जो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड है
उसके बीच की दूरी को ही हमें मालूम है क्या कहते हैं, ईजी, दैट्स मीन एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी बैंड गैप के अनुसार ही क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, इंसुलेटर हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। ठीक, जिसमें आपका एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हुआ कुछ अलग की तुलना में, वो कहलाता है क्या, सेमीकंडक्टर। और जिसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप, यानी कोई अंतर ही नहीं है दोनों में, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। तो इसको हम लोगों ने एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई किया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए सिंगल फेज AC voltage source has a 200 volt RMS and a system connected communicate as active power of 300 watt, यानी 300 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है एक सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स से, जब आप 200 वोल्ट का RMS वोल्टेज दे रहे हो। आपको बताना है व्हाट इज द रिएक्टिव कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम इफ द 2.5 एम्पियर RMS करंट इज ड्रॉन, यानी अगर 2.5 एम्पियर की धारा सिस्टम ले रहा है तो रिएक्टिव पावर क्या होगी। देखिए इसमें डेटा जो हमको दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है RMS में कितना, 200 वोल्ट, करंट हम लोग को दी गई है 2.5 एम्पियर, है ना, और एक्टिव पावर यानी P दिया गया है कितना, 300 वाट, और पूछा जा रहा है रिएक्टिव पावर। ठीक, तो एक रिलेशन आपको पावर में मालूम होना चाहिए कि अपरेंट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का स्क्वायर। क्लियर, या फिर इस रूट को हटाइए और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फार्मूला है। तो एक्टिव पावर तो हमको दी गई है कितना, 300 वाट। अपरेंट पावर क्या हम निकाल सकते हैं, जी हाँ, V इंटू आई क्या होती है, अपरेंट पावर होती है। दोनों का गुणा कर देंगे, 200 गुणे 2.5 तो कितना मिल जाएगा हमको, 500, और मात्रक क्या हो जाएगा, Vm। ठीक, अब रिएक्टिव पावर ही तो निकालना है, तो मिलेगा क्या, PR इज इक्वल टू अंडर रूट, पक्षांतर कर लीजिए, PA का स्क्वायर, ठीक है, PA का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, सॉरी, ठीक है, 2,50,000। ठीक, माइनस रिएक्टिव पावर निकालना है, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, P यानी एक्टिव पावर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और फिर 4 जीरो कर दिया जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो आपका जो रिएक्टिव पावर है कितना आ जाएगा, रूट टाइम्स में सॉल्व करने पर 400, मात्रक क्या हो जाएगा, VAR, मात्रक हो जाएगा VAR। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। जो ऑप्शन नंबर किसमें मार्क है, डी, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, the current in a coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.4 second. The induced voltage is 400 volt. Then the self inductance in Henry is, यानी आपसे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है अगर जो करंट है वो 1 एम्पियर से 5 एम्पियर में चेंज हो रही है। तो हम लोग को फार्मूला मालूम है, E बराबर L di/dt होता है, यही तो होता है। समय में परिवर्तन हो रहा है, कितने समय का, तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। E की वैल्यू दी गई है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, 40 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, L की वैल्यू निकालनी है, di यानी धारा में परिवर्तन, तो कितना, 1 एम्पियर से 5 एम्पियर यानी चेंज कितने का आ रहा है, 4 एम्पियर का। प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को बताएगा इलेक्ट्रिकल में। ठीक, T समय में, कितने समय में बोला है, 0.4। ठीक है, ये हटा, 0 बढ़ा, कट हो गया, 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, L की वैल्यू कितनी आई, 4 हेनरी। तो समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है व्हेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई कंडक्टिंग मेटल इज एडेड टू अ कंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी विल, यानी जब आपके पास एक बहुत अच्छा हाई कंडक्टिविटी का मेटल था और आप उसमें एक कंडक्टर को ऐड कर रहे हो, दोनों को मिला रहे हो, तो उसकी कनेक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये जो मिला रहे हो उससे बनेगा क्या,
एलॉय बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बनेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में डोपिंग मिलाओगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप कंडक्टर था और उसमें कोई दूसरी चीज मिला रहे हो, भले से उसकी कंडक्टिविटी हाई ही होने वाली है, लेकिन जब आप ओवरऑल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही हो जाएगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। सेमी कंडक्टर में मिलाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टर में अगर आप मिला रहे हो तो बढ़ने वाली वो नहीं है, बल्कि पहले से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, वो एलॉय बन जाएगा और जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स को। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।